हेलो गाइस, वेलकम टू ईशा एक्सप्लेन। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो किसी रिसर्च के लिए एक गुफा के नीचे जा रहे थे, लेकिन नीचे आने के 10 मिनट बाद वो देखते हैं कि ऊपर कुछ अजीब हो रहा था। तो उनमें से एक लड़की गुफा के बाहर जाती है, लेकिन बाहर आने पर वो देखती है कि अर्थ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। जहाँ आसपास के पत्थर काफी बड़े लग रहे थे और वो अपने चारों ओर रेत के तूफानों को देखती है और उसे पास ही में एक स्पेसशिप भी मिलती है। वापस आकर वो ये सब बाकियों को बताती है और उन्हें पता चलता है कि जब वे इस गुफा में मौजूद थे तो बाहर हजारों साल बीत रहे थे। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हम एक आर्कियोलॉजी के प्रोफेसर होपर को अपने डॉग के साथ देखते हैं जो एक सुनसान सी जगह पर कुछ ढूंढ रहा था। यहाँ उसे एक वैन मिलती है जो 70s के दशक की लग रही थी। यहाँ वो उस वैन के ही लोगों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वे कैसे गायब हुए। तभी होपर का डॉग एक तरफ देखकर जोरों से भौंकता है। होपर के उसके साथ जाने पर वो उसे एक गुफा में ले जाता है, जहाँ अंदर जाने पर वो एक आदमी को देखता है जो सिर्फ एक ही जगह खड़ा था, मानो कि जैसे वो जम गया हो, और उसके कपड़े देखकर वो किसी और टाइम का लग रहा था। ये देखकर होपर जल्दी से अपने घर की ओर लौटता है, जहाँ घर आने पर उसे उसके दो स्टूडेंट टाइलर और जैकी मिलते हैं, जिनका होपर के साथ उसी जगह जाने का प्लान था। पर यहाँ होपर ट्रिप को कैंसिल करके उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाद में वो अपना कुछ सामान लेकर वापस उसी गुफा की ओर जाता है, जहाँ अंदर जाने पर उसे रास्ते में एक अजीब सी लेयर मिलती है, जिसके अंदर का एनवायरनमेंट बाहर से एकदम अलग था। और जैसे ही होपर उस लेयर को पार करता है, वो जमा हुआ आदमी वापस हिलने लगता है। तभी सीन कट होता है और कुछ 2 दिनों बाद हम उन स्टूडेंट्स को देखते हैं जिन्होंने उस दिन के बाद प्रोफेसर को देखा ही नहीं था। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए, तो वे उन्हें ढूंढने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनके पास कोई व्हीकल नहीं था। तो इसके लिए वो एक लड़की कारा को फोन लगाते हैं और कारा अपने डैड की जीप लाने के लिए रेडी भी हो जाती है। पर उसके साथ उसकी बहन वेवस भी आती है, जिसके साथ उसका स्कूल फ्रेंड फर्बी भी आ जाता है, क्योंकि वे दोनों अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए शूटिंग करना चाहते थे। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो उन्हें वहां वही वैन मिलती है, जहां उसे चेक करने पर वहां उन्हें कुछ लोगों की फोटोज मिलती हैं, जो और कोई नहीं बल्कि होपर के पेरेंट्स थे, जो बहुत सालों पहले किसी फाउंटेन ऑफ यूथ नाम की जगह को खोजने निकले थे, लेकिन उसके बाद वे कभी वापस ही नहीं लौटे। यहाँ उन्हें पास में वैन से एक रस्सी बंधी हुई मिलती है, जिसे ट्रेस करने पर उन्हें एक पतली टनल मिलती है, जहाँ थोड़ा आगे जाने पर ही रस्सी खत्म हो गई थी, क्योंकि आगे एक गहरी खाई थी जिसमें एक बहुत बड़ी गुफा थी। वे रस्सियों को देखकर समझ जाते हैं कि ये रस्सी होपर की नहीं है, क्योंकि वे रस्सियाँ बहुत पुरानी थी। बाद में टाइलर और सभी लड़कियां गुफा में जाने का डिसाइड करती हैं और वे फर्बी को वहीं नजर रखने के लिए बाहर छोड़ देते हैं। जब वे रस्सी के जरिए उस खाई के नीचे आ रहे थे तो कारा को नीचे का टेम्परेचर बाहर से कुछ अलग लग रहा था, पर सब इस पर ध्यान ना देते हुए नीचे पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ से सीन कट होकर 2 दिन पहले आता है, जहाँ हम होपर को गुफा के अंदर आगे बढ़ते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसे अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो डर के वापस बाहर की ओर भागने लगता है। पर बाहर जाने पर वो देखता है कि बाहर सनलाइट अजीब तरीके से फ्लिकर कर रही थी। जब वो गुफा से बाहर आता है तो रात हो चुकी थी, लेकिन उसे उस गुफा में गए सिर्फ 2 ही मिनट हुए थे। वो जल्दी से अपने ट्रक की ओर भागता है, पर वो अपने ट्रक को प्लांट से कवर देखता है और वो आसपास देखता है कि जो एरिया एक टाइम पर एक रेगिस्तान था वो अब जंगल में बदल चुका था। इसका मतलब जब होपर उस गुफा में था तो बाहर दशकों बीत चुके थे। तभी वो पास ही की कार में टाइलर का बैग देखता है, जिन्हें देख वो वापस गुफा में जाने का डिसाइड करता है। यहाँ दूसरी तरफ हम जैकी और बाकी सब लोगों को देखते हैं, जो आगे बढ़ते वक्त वही आवाजें सुनते हैं जो होपर ने गुफा में सुनी थी। इससे वे सभी काफी डर गए थे, तो वे वापस जाने का डिसाइड करते हैं। यहाँ जैकी पहले रस्सी ऊपर चढ़ती है, लेकिन वो रस्सी बीच में ही टूट जाती है, जिससे उसके पैर में मोच आ जाती है। इसके बाद टाइलर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर उसकी भी रस्सी टूट जाती है, जिससे उसके शोल्डर पर चोट आती है। और ऐसे ही चेक करने पर सारी रस्सियां टूट गई थी। उन्हें लग रहा था कि फर्बी उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। टाइलर अपने रेडियो के जरिए उससे बात करने की कोशिश करता है, पर फर्बी का कोई रिप्लाई नहीं आता।
तभी उन्हें फिर से वही आवाज आती है जिसे सुन सभी काफी घबरा जाते हैं। यहाँ टायलर फिर से उसी रेडियो में फर्बी से बात करने की कोशिश करता है और इस बार रिप्लाई भी आता है जिसमें कोई कह रहा था कि मेरी मदद करो। जहाँ टायलर उससे उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम फर्बी बताता है जिसे सुन सभी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। बाद में और कोई चारा ना दिखते हुए सभी उस गुफा में ही कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। जहाँ कुछ देर चलने पर उन्हें एक जगह से रोशनी आती हुई दिखाई देती है जो उसी तरह तेजी से फ्लिकर हो रही थी जैसे होपर ने पहले देखा था। जहाँ उन्हें देखने पर आसमान एक सेकंड में ही दिन से रात में चेंज हो रहा था। टायलर को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता है। वे गुफा में आगे बढ़ते हैं जहाँ थोड़ी दूर पर उन्हें फर्बी की लाश मिलती है जहाँ उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसके फेस को किसी ने बुरी तरह से नोचा हुआ था। ये देखकर वे सभी शॉक हो गए थे कि उनके अलावा भी कोई इस गुफा में मौजूद है। टायलर यहाँ फर्बी की रस्सी को देखता है जो टूट चुकी थी और उसे उसका कैमरा भी मिलता है। वे उसके कैमरे की फुटेज को देखने लगते हैं जहाँ उनके देखने पर उन्हें पता चलता है कि फर्बी बाहर उन लोगों का काफी दिनों से वेट कर रहा था पर कोई भी बाहर नहीं आया। उसने हर चीज ट्राई की। वो उस खाई में बार बार चिल्लाया। उसने रेडियो पर कॉल भी किया। उसने खाई में पत्थर भी फेंके पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आखिर में हार मान के वो उसी वैन में रुका रहा जहाँ उसे उसमें एक जनरल मिला जिसमें एक गुफा के अंदर फाउंटेन ऑफ यूथ के बारे में लिखा था जो कि मरे हुए लोगों को जिंदा करने की शक्ति रखता है। और यही कारण है कि होपर की फैमिली उस गुफा में गई क्योंकि होपर की मदर को एक रेयर कैंसर था। बाद में कुछ दिन बीत जाते हैं। फर्बी का सारा खाना खत्म हो गया था। उसे लग रहा था कि बाकी सब लोग मर गए हैं तो वो वापस जाने का डिसाइड करता है लेकिन जीप की चाबी टायलर के पास थी तो वो उसे लेने के लिए उस खाई में उतरता है। लेकिन जब वो उस खाई की लेयर को पार करता है तो वो आसमान को तेजी से चेंज होते हुए देखता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसकी रस्सी अचानक से टूट जाती है और वो नीचे आकर गिरता है जिससे नीचे गिरने पर उसकी गर्दन भी टूट गई थी। तभी उसके पास पड़े रेडियो अचानक से काम करने लगता है जिसमें वो अपने लिए मदद मांगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर वहाँ कुछ मैनेटियर्स आ जाते हैं जो फर्बी को मार डालते हैं। यहाँ किसी की भी उस फुटेज को देखने की हिम्मत नहीं होती और वे काफी कंफ्यूज और उदास लग रहे थे। जहाँ वे बातें करते हैं कि उन्हें तो इस गुफा में आधा घंटा भी नहीं हुआ लेकिन फर्बी बाहर इतने दिनों से हमारा वेट कर रहा था। ये देखकर अब सभी बाहर जाने के लिए डेस्परेट थे तो वे कारा को ऊपर जाने के लिए कहते हैं क्योंकि बाकी सब लोग इंजर्ड थे। उसके ऊपर जाने से पहले टायलर उसे एक डिवाइस देता है जिससे वो बाहर जाके दूसरों को सिग्नल भेज सके। और फिर काफी मेहनत के बाद कारा गुफा से बाहर निकलती है लेकिन बाहर निकलने पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वो जगह काफी बदल चुकी थी और उस एनवायरनमेंट में उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। लेकिन फिर भी वो उस डिवाइस से सिग्नल ढूंढने का ट्राई करती है पर उसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। कुछ दूर वो एक स्पेसशिप को देखती है जो हवा में तैर रही थी जिससे उसे पता चलता है कि बाहर के समय में काफी साल बीत चुके हैं। जब कारा गुफा में वापस आती है तो टायलर और बाकी लोग उसे कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। लेकिन कारा कहती है कि वो तो बाहर आधे घंटे से मौजूद थी। लेकिन जैकी उसे कहता है कि तुम्हें बाहर गए कुछ सेकंड ही हुए हैं। ये सुनकर कारा उन्हें अपना कैमरा दिखाती है जहां उसने गुफा के बाहर हालातों को रिकॉर्ड किया था और ये देख सभी को यकीन हो जाता है कि इस गुफा का समय बाहर की दुनिया से काफी स्लो है और हर बार जब सन फ्लिकर होता है तो एक दिन बीत जाता है और यही रीजन है कि रस्सियां समय के तेज होने से पुरानी होने लगी जिससे वे टूट गई। तभी यहाँ वीवर्स फर्बी की फुटेज को दोबारा देखने को कहती है जहाँ फर्बी के वीडियो में वे नोटिस करते हैं कि दरअसल एक सेकंड में वहाँ दिन नहीं बल्कि पूरा साल खत्म हो रहा है। और ये देखकर सभी बिल्कुल हार मान लेते हैं लेकिन कारा हार मानने को तैयार नहीं थी और वो वापस ऊपर चढ़ने का ट्राई करती है। लेकिन तभी एक काफी अजीब तरह का लैडर नीचे आता है और वो किसी एलियन को देखते हैं जो सीढ़ी से नीचे आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक मैनेटियर आकर उस पर हमला कर देता है पर वो एलियन उस पर भारी पड़ता है और उसे मार गिराता है। और ये सब देखकर जैकी और बाकी लोग उसे बचकर भागने लगते हैं जहाँ वे एक गुफा में पहुँचते हैं जहाँ वे मैनेटियर्स रहते थे और वे आसपास बहुत से लोगों की बॉडीज को देखते हैं जिनको उन्होंने मार दिया था जिसमें वो इंसान भी मौजूद था जिसे हमने शुरुआत में जमा हुआ देखा था। तभी वहाँ कुछ मैनेटियर्स आ जाते हैं और बाकियों को बचाने के लिए जैकी उनसे लड़ने लगता है लेकिन वो उस लड़ाई में मारा जाता है। थोड़ी देर बाद जब सभी मैनेटियर्स वहाँ से चले जाते हैं तो कारा वहाँ वापस आकर जैकी को मरा हुआ पाती है जिसे देख वो रोने लगती है। तभी वहाँ वही एलियन आकर जैकी की बॉडी को लेकर एक छोटे पूल में ले जाता है जिसके अंदर जाते ही जैकी बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि यही वो फाउंटेन ऑफ यूथ था
जिसकी तलाश में होपर के पेरेंट्स यहाँ सालों पहले आए थे और उसको देखकर सभी लोगों को उस पर यकीन हो गया था। लेकिन तभी वहाँ वही मैनेटियर्स आ जाते हैं जो उस एलियन पर हमला कर देते हैं और इस बार वो उसका हेलमेट भी उतार देते हैं, जिससे उस एलियन को सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। जैसे ही उनमें से एक मैनेटियर उसे मारने वाला होता है, जैकी उसकी मदद करता है जिससे वो उन्हें मार देता है। यहाँ टायलर और बाकी सब उस एलियन की मदद करने की कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं था क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर उसके लिए पॉइजनस था। लेकिन मरने से पहले वो एलियन उन्हें एक स्क्रीन में न्यूज और कुछ बाकी क्लिप्स दिखाता है जहाँ वे देखते हैं कि ह्यूमंस के लिए अर्थ का एनवायरनमेंट अब पॉइजनस हो गया है, जिस वजह से ह्यूमन अब एक अलग प्लेनेट पर शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ एलियन उन्हें एक डिवाइस दिखाता है जिसके जरिए ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था, जो कि वही डिवाइस था जो कारा ने बाहर आने पर देखा था। और ये सब इंफॉर्मेशन देने के बाद वो एलियन मर जाता है। आगे जब जैकी गुफा में आगे बढ़ रहा होता है तो उसे रास्ते में होपर इंजर्ड हालत में दिखाई देता है और पास में ही उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख वो शॉक हो जाता है, जहाँ वो टाइम की बहुत सारी लेयर्स को देखता है जो एक तरह से काफी स्लो हो गई थी। जहाँ पहली लेयर में वो होपर के पेरेंट्स को देखता है और कुछ लेयर में बहुत से लोगों को फाउंटेन ऑफ यूथ पाने के लिए आपस में लड़ते हुए भी। बाद में वो होपर को उसके साथ आने के लिए कहता है पर होपर इस बात से मना कर देता है और टायलर उसे वहीं छोड़कर निकल जाता है। आगे टायलर फर्बी की बॉडी को सभी लोगों के साथ फाउंटेन ऑफ यूथ में डालता है जिससे वो फिर से जिंदा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ वही मैनेटियर्स आ जाते हैं जिन्हें देख कोई और रास्ता ना देख वे सभी बाहर निकलने के लिए उसी एलियन की लैडर का यूज करते हैं। कारा यहाँ सबसे पहले जाती है लेकिन जब वो टॉप पर पहुँचती है तो वो उसकी एंट्रेंस को पानी से भरा हुआ पाती है। लेकिन तभी एक क्रिएचर उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। ये देखकर सभी डर गए थे क्योंकि अगर वे ऊपर जाते तो वे क्रिएचर्स उन्हें भी पकड़ लेंगे, लेकिन अगर वे नीचे गए तो वे मैनेटियर्स उन्हें मार डालेंगे। लेकिन कुछ टाइम में ही कारा वापस आकर उन सबको एक हाई टेक रोप से बाहर निकालती है और साथ में प्रोफेसर होपर और उनके पेरेंट्स को भी, जहां हमें पता चलता है कि जिस क्रिएचर ने कारा को पकड़ा था वो दरअसल ह्यूमन था जो समय के साथ चेंज हो गए थे और जहाँ कारा कुछ सेकंड ही केव से बाहर गई थी लेकिन बाहर उसके लिए सालों बीत चुके थे और वे अब उसी डिवाइस की मदद से किसी और प्लेनेट पर जा रहे थे। जहां हम कुछ क्रिएचर्स को देखते हैं जो उस डिवाइस को कंट्रोल कर रहे थे। आगे वो स्पेसशिप एक झटके में ही पृथ्वी से लाइट ईयर्स दूर चला जाता है और इसके साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।